IVM. Hey everybody, welcome to another week on the IVM Podcast Network. As I mentioned last week, we're going through this COVID-19 outbreak, and because of that recording schedules, we're trying to keep them, but it's a little uneven at this point in time. Beg your indulgence. While you are stuck at home, I think one thing that might be interesting to do is maybe check out some of the complete series that we've done. The Colaba Cartel, the Woody Woodpecker, Cricketwala Chronicles. These are limited series that are complete. Might be a good time to check out those. Also want to thank our sponsors this week, HDFC Life and Paytm Money. And with that, let me get you onto your show and stay safe, everyone. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, हम लोग ये कोरोना वायरस के चक्कर में घर पे बैठे हैं, तो काफी आप फिलोसोफाइजिंग कर रहे हैं क्या? हाँ यार, फिलॉसफी के तो जीवन में और भी रीजंस आते रहते हैं। तो आदमी सोचता रहता है जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, बहुत चीजों के बारे में। तो फिलॉसफी तो आती ही रहती है। हाँ, और अब शायद और फिलोसोफाइजिंग होगा। तो उसी के चक्कर में एक्चुअली हम लोगों ने आज तक पुलियाबाजी नहीं की, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं उसके ऊपर। और मुझे लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके ऊपर बातें होनी चाहिए, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी हो या फिर गवर्नमेंट के बारे में बात करनी है। लेकिन फिलोसफी एक बेस है जिससे हम लोग काफी ये सवाल आते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। उसके लिए फिलोसफी का जरिया महत्वपूर्ण। बेसिकली हम जहाँ पे जिन तरह से बात करते हैं, सभी लोग अपने आप को फिलोसफर ही समझते हैं, हमको इंक्लूडेड। तो आज किसी असली फिलोसफर को बुलाना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ है सुश्रुत रवीश। सुश्रुत, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। धन्यवाद। तो सुश्रुत आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी कर रहे हैं फिलोसफी पर, और फिलोसफी डिपार्टमेंट से, और जल्द ही उनकी पीएचडी खत्म भी हो जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि सुश्रुत से थोड़े फिलोसफी के बारे में ही पुलियाबाजी की जाए और समझे इस क्षेत्र को बेहतर, क्योंकि हमें थोड़ा एकदम मोटे तौर पर ही पता है। तो सुश्रुत, एकदम शुरुआत तो एकदम शुरू से करते हैं हम हमेशा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि फिलोसोफर करते क्या है, मतलब दर्शन शास्त्री क्या करते हैं लोग? बहुत खुशी हुई है मुझे यहाँ पे आके और आपसे बात करते हुए, क्योंकि जनरली फिलोसोफर्स को दूर रखा जाता है। तो अगर ये एक स्टैंडिंग जोक है कि अगर आप पार्टी में किसी को बोलते हैं कि मैं फिलोसफी कर रहा हूँ, तो वो आपको छोड़ के कहीं और जाते हैं। तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और फिलोसफी के बारे में बात करने के लिए बुलाया, तो मुझे बहुत खुशी होती। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है शायद बताना कि फिलोसफी एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि इसमें भी बहुत मतभेद है। पर ब्रॉडली, जैसे मतलब आप भी शायद कह रहे थे कि कुछ बुनियादी सवालों पे मतलब फिलोसोफर्स गौर करते हैं, तो जिसको बहुत बोलते हैं जनरल क्वेश्चंस। तो अगर आपको एक एग्जांपल लेना है तो सोचते हैं हम सब है, पर अगर आप सोचने की प्रक्रिया के ऊपर सोचते हैं तो आप एक तरह से फिलोसफी कर रहे हैं। या जो फिजिसिस्ट या जो वैज्ञानिक होते हैं, वो जिन सवालों के आगे जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके मतलब फील्ड के बाहर है, तो फिलोसोफर्स उन सवालों पे भी मतलब संशोधन करते हैं या उनके ऊपर विचार करते हैं। तो एक एग्जांपल जनरली जो दिया जाता है वो ये है कि अगर आप कोई भी फिजिसिस्ट से पूछे कि बिग बैंग थियरी के पहले क्या था, तो वो बोलेगा कि ये सवाल ही जायज नहीं है क्योंकि समय वहां पे था ही नहीं। पर फिलोसोफर्स के लिए समय क्या है, समय की शुरुआत हुई क्या, तो ये सब हमारे लिए जायज सवाल है और हम उनके ऊपर मतलब सोचना पसंद करते हैं। जैसे वो उपनिषदों में है कि सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सत्य भी नहीं था। तो ये, लेकिन सत्य नहीं था और समय नहीं है, तो सत्य का क्या मतलब है, ये फिलॉसफी में आ जाएगा। फिजिसिस्ट बोलेगा यार ये मेरे को इससे क्या मतलब। एब्सोल्युटली। तो सत्य जो है या समय जो है, तो इसके ऊपर अगर आप स्पेसिफिक मतलब सवाल पूछ रहे हैं तो आप एक तरह से फिलॉसफी ही कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं शुरुआत में भी मैं मतलब ये क्लियर करना चाहूंगा कि जनरली लोगों के मन में ये एहसास होता है कि फिलॉसफी करना मतलब बिल्कुल कुछ अलग करना होता है।
पर मुझे लगता है कि और जैसा शायद शुरुआत में भी आप इंडिकेट कर रहे थे, हर कोई थोड़ा थोड़ा फिलोसफी तो करता ही है। तो अगर आप ये भी बोलते हैं कि मैं फिलोसफी नहीं करना चाहता, तो वो भी एक तरह से फिलोसफी ही है, क्योंकि एक मेटा लेवल जिसको बोलते हैं, या एक कदम पीछे जाके जब आप चीजों के ऊपर मतलब नजर डालते हैं और सोचते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तो वो एक तरह से वो फिलोसफी ही कहलाता है। तो एक बोलेंगे किसी सिंपल चीजों पे भी गहरी सोच जो है वो फिलोसफी है। राइट। और कोई भी आप ले सकते हो, आप स्पोर्ट ले सकते हो, तो कोई भी अगर क्रिकेट इंडिया में इतना मशहूर है, आप कोई भी एग्जांपल क्रिकेट से भी ले सकते हैं। तो जैसे अगर बैट्समैन ने एज किया है और अंपायर ने उसको आउट नहीं दिया, तो बैट्समैन को खुद मतलब चल के जाना चाहिए क्या, शुड ही वॉक आउट जिसको बोलते हैं, वॉक अवे। तो वो सवाल जो है वो क्रिकेटर्स मतलब क्रिकेट के अंदर नहीं आता ना, तो एक तरह से उसको हम लोग एथिक्स का सवाल या फिलोसफी का सवाल है, ऐसा हम लोग शायद मान सकते हैं। मतलब वो नैतिकता का सवाल हो गया। ये जैसे बॉल बॉडी लाइन डालनी चाहिए कि नहीं। हाँ है ना, मतलब रूल में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है भाई बैट्समैन हट जाए, पर बॉलर बोल सकता है वही हट जाए। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि स्पोर्ट्समैन भी फिलॉसफी करते, साइंटिस्ट तो मतलब कर ही सकते हैं और करते ही हैं, पर हर कोई जो अपना काम कर रहा है और उसके बारे में थोड़ा सा गहराई से सोचता है, तो एक तरह से वो एक फिलोसफिकल मोमेंट है, हम लोग ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं। वाह, ठीक है। तो फिर ये तो आपने बताया क्या करते हैं फिलोसोफर्स, पर ये फिलोसफी स्टडी करना क्यों जरूरी है? आपको क्या लगता है? आप भी 5-6 साल पहले शुरुआत की होगी और आपकी तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो आपको क्या बदलाव आया आपकी सोच में ही फिलोसफी करने के बाद? एक तरह से जब आप फिलोसफी पढ़ते हैं तो आप फाउंडेशनल चीजों पे ज्यादा मतलब सोचने लगते हैं, जो पर्टिकुलर चीजें हैं उसके बारे में सोचने से मतलब, या फिलोसोफर्स को ऐसा लगता है कि अगर आप फाउंडेशनल चीजों, बुनियादी चीजों के ऊपर सोचते हैं और वहां पे आप थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आते हैं, तो स्पेसिफिक जो सवाल है वो मतलब सॉल्व हो ही जाएंगे। तो जैसे अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो लेंगे और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, या बहुत सारे देशों में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि राइट विंग थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट है, तो फिलोसोफर्स यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट में या इस डिबेट में ऐसा आ सकते हैं कि वो पूछेंगे कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, या किसी भी ग्रुप को बिलोंग करने का क्या मतलब होता है। या अगर आप कहते हो कि मैं भारतीय हूँ, या मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ, या मैं एक कन्नडिगा हूँ, तो एग्जैक्टली आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये आइडेंटिटी हम लोग कैसे अपने आप के ऊपर लेते हैं या हमारे ऊपर थोपा जाता है। और अगर आप इन चीजों के बारे में थोड़ा सोचते हैं, तो शायद आप फिर आगे जाके ये कह सकते हैं कि अच्छा, ये शायद इसके बारे में सोचने का थोड़ा ज्यादा सही तरीका है। मतलब समझने का एक तरीका यह है कि फिलॉसफी से हम लोग बुनियादी सवालों को बेहतर समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो एप्लीकेशन है वो उसका काफी अलग अलग क्षेत्रों में हो जाए फिर। बिल्कुल। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जब जैसे इंजीनियरिंग में, या अगर आप फिजिक्स भी कर रहे हैं, तो आपके दैनंदिन के रूटीन में आपको शायद इतना समय नहीं मिलता कि आप एक मतलब पीछे हटके उसके बारे में कुछ मतलब जिसको वेंटेज पॉइंट बोलते हैं, वहां से देख के उसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी करें, ऐसा शायद आपको मौका नहीं मिलता। पर अगर आप किसी फिलोसोफर को पूछते हैं जिसका मतलब पेड जॉब है, या आप खुद थोड़ा फिलोसफी से मतलब दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये सवाल थोड़ा और बेसिक लेवल पे इसको सुलझाने की जरूरत है, और ये पर्टिकुलर लेवल पे शायद ये सुलझेगा नहीं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फिलोसफी आपको देता है, और आप बहुत बार कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर आप एक थोड़ी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हायर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, तो शायद वो प्रॉब्लम आपको और अच्छी तरह से समझ में आता है। बिल्कुल। और ये तो आपने बहुत सही बात बताई सुश्रुत रिकॉर्डिंग से पहले, कि आईआईटीज में भी बहुत बड़े बड़े फिलोसफी डिपार्टमेंट्स रहे हैं। काफी लोगों को लगता है आईआईटी में सिर्फ इंजीनियरिंग स्टडीज ही होता है, पर फिलोसफी भी काफी डिपार्टमेंट है और काफी लोग उसमें भी पीएचडी वगैरह करते हैं। हाँ बिल्कुल, सारे आईआईटीज में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है, और आईआईटी बॉम्बे में फिलोसफी डिपार्टमेंट काफी बड़ा है। और जैसे मैं आपको बताया था कि 40-45 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ फिलोसफी में ही, जो पीएचडी कर रहे हैं वहां पे, तो काफी वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है। और
सारे अगर आप कोई भी बड़े यूनिवर्सिटीज लेते हैं तो आपको हमेशा दिखेगा कि वहां पे ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट प्रेजेंट है ही है। नॉम चॉम्स्की का जब हम लोग नाम लेते हैं तो वो भी एमआईटी में ही है। तो एमआईटी मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूट है, पर वहां पे भी चॉम्स्की जैसे दिग्गज है। या आप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन वगैरह लेते हैं जो अगेन फिर से थोड़ा सा इंजीनियरिंग या साइंस बेस्ड लेता है, मतलब यूनिवर्सिटी माना जाता है। वहां पे भी जॉन सर्ल जैसे फिलोसोफर्स हैं जो बहुत माने जाते हैं। तो आई थिंक इंडिया में भी उतने एक्सटेंट तक शायद नहीं है, पर ह्यूमैनिटीज अभी भी मौजूद है और फिलोसफी आईआईटी में भी काफी अच्छी तरीके से हो रहा है। और ये साइंस और फिलोसफी का तो थोड़ा काफी क्लोज रिश्ता है ना, जैसे कि अब बर्ट्रैंड रसल है, वो फिलोसोफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, न जाने क्या क्या वो चीजें उन्होंने की थी। तो ये क्यों इतना गहरा रिश्ता है साइंस और फिलोसफी का? और जैसे मतलब इवन आपने चॉम्स्की की बात करी, मतलब कंप्यूटर साइंस में भी वो दिग्गज इंसान है, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में उनका जो काम है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है। तो ये काफी अलग अलग रेंज में लोग काम करते ही हैं। बिल्कुल। तो एक अगर आप थोड़ा सा ऐतिहासिक मतलब नजरिए से इसको देखते हैं तो शुरुआत में ये फिलॉसफी और साइंस बिल्कुल अलग नहीं थे। इनफैक्ट साइंस बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जब आप कुछ सवाल पूछते हैं कि जैसे अगर आप प्री सोक्रेटिक्स जिसको बोलते हैं कि मतलब अगर आप ग्रीस में 300 बिफोर कॉमन एरा अगर आप जाते हैं तो वहां पे जो सवाल पूछे जा रहे थे वो साइंस भी थे और फिलोसफी भी थे। इनफैक्ट उतना अगर आप पीछे नहीं जाते पर आप न्यूटन के टाइम पे भी आते हैं तो न्यूटन जो कर रहा था उसको नेचुरल फिलोसफी ही बोलते हैं। इनफैक्ट पाइथागोरस को फिलोसोफर तब माना जाता था और मतलब मैथमेटिशियंस कम माना जाता था। तो एक जनरल ऐसा माना जाता है कि फिलोसफी एक तरह से मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स है। और जब जब लोग जो है अपना एक अलग मेथड निकाल लेते हैं कि इस पर्टिकुलर तरह के सवालों को इस पर्टिकुलर तरीके से सुलझाया जा सकता है, तो वो फिलॉसफी से अलग होके अपनी एक मतलब पहचान बना लेता है, अपना एक डिसिप्लिन बना लेता है। जैसे आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स बना। आप वैसे फिर देख सकते हो कि जब आप ह्यूमन माइंड के बारे में या मन के बारे में आप मेथड्स बना लेते हो कि कैसे पता लगाना है या मन के क्या मतलब बीमारियां हो सकती हैं, लोग कैसे अफेक्ट होते हैं, तो ये शुरुआत में मतलब फिलोसफी के ही सवाल थे। बट जैसे जैसे लोग इस पे काम करते गए और उनका अपना एक मेथड जैसा बनता गया तो साइकोलॉजी अलग हुआ। तो साइंस भी एक तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो भी आप बोलना चाहे, एरिस्टोटल में अगर आप वापस जाएंगे तो एरिस्टोटल जो कुछ भी कर रहा था वो एक तरह से मतलब प्रोटो बायोलॉजी ऐसा आप बोल सकते हो। ये जो क्लासिफिकेशन है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जीनस, फाइलस और वगैरह स्पीशीज में, तो वो एक तरह से एरिस्टोटल ने करने की कोशिश की थी तब। तो फिलोसफी और बाकी डिसिप्लिन एक ही मतलब एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी से जुड़े हुए हैं कि हमें हमारे आसपास की जो दुनिया है उसके बारे में एक जानने की उत्सुकता रहती है, उसको समझने की एक चाह रहती है। और फिलॉसफी भी वही चाह को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहा है, और साइंस और मैथमेटिक्स और बाकी डिसिप्लिन्स भी एक तरह से उसी दिशा में एक कोशिश है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो जैसे फिलॉसफी एक जनक विषय टाइप है और जैसे जैसे लोग और शोध करते हैं उसमें वो विभाजित हो जाते हैं अलग अलग विषयों में। तो ठीक है, हम थोड़ा दर्शन शास्त्र को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं सुश्रुत। तो मुख्य शाखाएं क्या हैं इनमें? मैंने कई बार ये शब्द सुना है, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, नॉर्मेटिव एथिक्स, ये सब। तो थोड़ा ब्रॉडली किन शाखाओं में विभाजित है ये फिलॉसफी? तो एक तरह से मैं वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में ये बोलूंगा। इंडियन फिलोसफी में थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से इसके बारे में बात कर सकते हैं, पर वेस्टर्न फिलोसफी में मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स और लॉजिक, ये 4 मेन चीजें हैं। अब मैं ये 4 बोल रहा हूँ, कोई और मतलब 5 ऐड कर सकता है या उसमें बोल सकता है 3 ही है, बट थोड़ा सा मतलब इनको हम लोग मेन कोर मान के चल सकते हैं। तो मेटाफिजिक्स जब आप ये कहते हैं तो आप रियलिटी या वास्तव में क्या है इसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं। तो अगेन जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि प्री सोक्रेटिक्स में अगर आप जाते हैं तो उनको जानना था कि ये जो दुनिया हमारे सामने दिख रही है वो किससे बना है। तो ऐसा कोई धातु है क्या जो इन सबको बनाता है?
एक धातु है क्या, कि अलग अलग धातु है, एक धातु दूसरे धातु में कैसे मतलब बदल रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप वास्तविकता के बारे में सवाल पूछते हैं तो वो मेटाफिजिक्स है। या अगर आप पूछते हैं कि सच क्या है, तो जो मुझे दिख रहा है वो सच है क्या, तो वो एक तरह से वो भी मेटाफिजिक्स है। या अगर आप अस्तित्व के बारे में पूछते हैं कि मैं कौन हूं, या जैसे फिजिक्स में अगर आप पूछें कि क्वार्क्स वाकई में होते हैं क्या, कि वो सिर्फ एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है, तो जो आप कर रहे हो वो एक मेटाफिजिक्स है। अगेन फिर से आप देख सकते हो कि साइंटिस्ट को अगर क्वार्क के उसके इफेक्ट्स उसको दिख रहे हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स में रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो शायद इतना वो इससे उलझेगा नहीं कि वाकई में है क्या या मेरा अजम्पशन है। पर फिलोसोफर को ये जानने में ज्यादा मतलब उत्सुकता रहती है कि जिस तरह से टेबल है उसी तरह से क्वार्क भी है क्या। तो वो अस्तित्व के बारे में ये मेटाफिजिक्स मतलब संशोधन करता है। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी अगर आप पूछें तो ज्ञान शास्त्र बहुत बार इसको बोला जाता है। तो जैसे आप कहते हो कि मुझे मालूम है कि बाहर धूप है, और आप कहते हो कि मुझे मालूम है कि अप्रैल में कोरोना वायरस मर जाएगा या वो फैलेगा नहीं। तो ये मालूम जो आपने दोनों वाक्यों में इस्तेमाल किया, उसका मतलब एक ही है क्या? जब आप कहते हो कि मुझे ये चीज मालूम है, तो आप क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? तो ज्ञान थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो गया, इसलिए मैं मालूम यूज कर रहा था, पर जानना या मालूम होना, बेसिकली ज्ञात होना जिसको बोलते हैं, क्या मुझे ये ज्ञात है? राइट। तो ये ज्ञात होने का मतलब क्या है? और आप ये भी पूछ सकते हो कि ज्ञात किसको होता है, मतलब कौन है जो ये जानता है। तो ऐसा एक हमेशा एक व्यक्ति ही जान सकता है कि एक समूह भी किसी चीज को जान सकता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी को एक चीज पता है, पर किसी भी हो सकता है कि इंडिविजुअल वैज्ञानिक को ये पता नहीं होगा। तो समूह ज्ञात मतलब ज्ञाता हो सकता है क्या, वो भी एक मतलब एपिस्टेमोलॉजी में है। तो एपिस्टेमोलॉजी जनरली ज्ञान के बारे में समझने की कोशिश करता है। ये भी पूछ सकता है कि कब मैं किसी चीज को ज्ञान बोल सकता हूं, ज्ञान और सत्य का क्या संबंध है। तो ये सारी चीजें एपिस्टेमोलॉजी में आती है। और एथिक्स, जैसे शायद इन सब में एथिक्स हम सबको मतलब पता है, या कम से कम वो किस दिशा में जाता है। तो सही और गलत के बारे में जब भी आप सवाल पूछते हो, या अच्छा और बुरा जब आप कहने की कोशिश करते हो, और फिर से अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा और बुरा हम लोग बाकी तरह से भी यूज कर सकते हैं, पर हमेशा उसमें एथिक्स का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये फल अच्छा है, पर वो अच्छा है आप अपने सेहत की मतलब दृष्टिकोण से शायद कह रहे हैं। पर जब आप कहते हो कि किसी को धोखा देना गलत है या अपने वादे को निभाना अच्छा है, तो वो अच्छा जो है वो एथिक्स का अच्छा हो जाता है। तो किसी भी कानून को या किसी भी कन्वेंशन जिसको बोलते हैं उसके अंतर्गत ना देखते हुए अगर आप एक साधारण तौर पे पूछें कि अच्छा और गलत हम लोग कैसे निर्धारित कर सकते हैं, तो वो एथिक्स कहलाता है। उसके बाद लॉजिक, बहुत लोगों को पता होगा कि कोई भी आप प्रीमाइस लेते हैं या जो आप अजम्पशन करते हैं उससे आप कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो प्रीमाइस और निष्कर्ष के बीच में क्या संबंध है, और कब ऐसा हो सकता है कि प्रीमाइस को मानने के बाद मुझे वो निष्कर्ष मानना ही पड़ेगा, तो वो जनरली लॉजिक में आता है, जिसे तर्कशास्त्र बोलते हैं। बिल्कुल, तर्कशास्त्र। और आप एस्थेटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं जिसको सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं, कि किसी भी चीज को हम लोग सुंदर कहते हैं तो वो हम लोग कैसे उसका एक स्टैंडर्ड हम लोग बना रहे हैं। तो अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा तो कुछ महीनों पहले किसी मॉडर्न म्यूजियम में, मॉडर्न आर्ट्स या उस तरह के म्यूजियम में किसी ने एक केले को एक सेलोफेन टेप से चिपका दिया था दीवार पे, ये देखा था मैंने, और वो हजारों डॉलर्स के लिए बिका, उसको आर्ट मान के बिका। तो एस्थेटिक मतलब ये पूछता है कि हम लोग किसी भी चीज को आर्ट कैसे बोल सकते हैं, और कौन डिसाइड करता है कि कौन सी आर्ट जो है वो सुंदर है या कौन सा जो मतलब क्रिएशन है वो सुंदर है। तो वो एस्थेटिक्स हो जाता है। पर उसके बाद ब्रांचेस ऐड होते ही गए हैं। फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज है, फिलोसफी ऑफ रिलीजन है, फिलोसफी ऑफ माइंड है, फिलोसफी ऑफ साइंस है। पर शुरुआत में और एक कोर अगर आप बोलना चाहे तो एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक और एस्थेटिक्स
ये कोर एरिया से ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और हिंदुस्तान का जो दर्शन शास्त्र जिसको या दर्शन है वो कुछ अलग है क्या इससे काफी ओवरलैप है? इसमें भी थोड़ा सा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि जो भारतीय परंपरा है, और भारतीय में एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के नाते से कह रहा हूं, तो आप देखेंगे तो वहां पे प्योर इंक्वायरी, मतलब दुनिया के बारे में जानने से ज्यादा मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है या मुझे दुख से कैसे मैं आगे जा सकता हूं, इसके बारे में उनके जो सवाल थे वो ज्यादा उस तरह से थे। तो अगर आप इंडियन फिलॉसफी जिसको बोलते हैं उसमें देखेंगे तो अगेन वहां पे 6 अलग अलग ट्रेडिशंस है या स्कूल्स ऑफ थॉट, जिसको हम लोग परंपराएं हैं ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे न्याय है, सांख्य है, अद्वैत है, फिर चारवाक है, फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी आप वहां पे शामिल कर सकते हैं। तो वहां पे जिस तरह से हम लोग एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स कर रहे हैं, वो ऐसे ना करते हुए एक न्याय की अपनी एक मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स ऐसा आप बोल सकते हैं। बेसिकली सारे स्कूल जो है वो पूरे जीवन का ही दर्शन करने की कोशिश करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं जाते, पर बोलते हैं हम पूरे जीवन का ही दर्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसका एक सिस्टम ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट, कि भाई ऐसे जियोगे तो अच्छा जीना है। बिल्कुल। तो वहां पे एक तरह से कुछ लोगों का मानना है कि एथिक्स बहुत सेंट्रल हो जाता है इंडियन फिलॉसफी में, कि कैसे मैं जिंदगी मुझे कैसे गुजारनी है, और उस दौरान अगर मुझे सत्य के बारे में और ज्ञान के बारे में और अस्तित्व के बारे में जानने की जरूरत है तो मैं उस हद तक उन सवालों के बारे में मैं गौर करूंगा। पर मेरा पूरा जो फोकस है या ध्येय है वो मुक्ति है, या इस पेन या जो भी आप मिजरी बोल सकते हैं, उससे मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूं, उसकी ओर थोड़ा ज्यादा है। लेकिन उपनिषदों में थोड़ा सा फिलोसफिकल डिस्कोर्स ज्यादा है ना, फिर जैसे वो आरुणि और श्वेत केतु के जो जैसे डायलॉग्स हैं, या फिर इवन ये नचिकेता की जैसे जो स्टोरी हो गई, ये तो काफी डीपली फिलोसफिकल स्टोरीज हैं, राइट? कि जिंदगी क्या है, कैसे जीनी चाहिए, क्या ठीक है। और श्वेत केतु वाले डायलॉग्स तो आप देखो तो बड़े प्रैक्टिकल टाइप के हैं कि भाई ये सब जो है एक तरह से उसको हम देख सकते हैं, वो तत्वमसी पे जाता है कि ये तुम ही हो। वो लोग इस तरह से देखते हैं कि सब चीज में परमात्मा है, लेकिन अगर दूसरे तरह से देखें तो वो ये शब्द यूज नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ये हर चीज जो है, जो भी तुम देख रहे हो, उसमें जो कुछ है और जो तुम में है वो सेम है, अगर तुम उसको छोटा 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 करते जाओगे। हाँ, तो वो एक तरह से उस तरफ भी जा रहा होता है कि सब चीजें फाइनली कुछ एटम से बनी है, कि कोई एक इंडिविजिबल, जब आप किसी चीज को बहुत ही सूक्ष्म कर दोगे तो वो कुछ एक ही निकल के आ जाएगा। तो अब आज की डेट में या इवन बाद में भी लोग उसको इंटरप्रेट बहुत तरह से कर रहे हैं, लेकिन उस समय अगर आप उन चीजों को इस तरह से भी देख सकते हो, या तो प्रोटो साइंस थे या फिर प्रोटो फिलॉसफी, इसी टाइप की जिस तरीके की हम डिस्कस कर रहे थे शायद सवाल। बिल्कुल। तो पूरे इन चीजों को मतलब डिसमिस कर देना कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये फिलॉसफी नहीं है, या जो वेस्ट में हो रहा है उसी तरह का फिलॉसफी जो है फिलॉसफी हम लोग बोल सकते हैं, वो भी एक तरह से शायद सही देखने का तरीका नहीं है। हर एक ज्योग्राफी का, हर एक कल्चर का शायद अपना एक नजरिया होता है अपने आसपास की दुनिया को समझने का, उसको परखने का। तो उसको भी हम लोग बिल्कुल फिलॉसफी कह सकते हैं, पर जो ब्रॉडली सर्वे करते हैं वो कुछ डिफरेंसेस मतलब ढूंढ के लाते हैं कि जो जिस आसानी के साथ फिलॉसफी साइंस में बदला वेस्ट में, उतनी आसानी से शायद इंडिया में नहीं। हिंदुस्तान में तो नहीं। हिंदुस्तान में एक चीज तो क्लियर है कि एक समय जैसे उपनिषदों में आप देखें तो डिस्कशन काफी ओपन है, हर चीज को आप सवाल उठा सकते हो। बिल्कुल। पर एक समय उसके बाद कभी तो आया हिंदुस्तान में जब सवाल उठाना बंद हो गया। बिल्कुल। और लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ये कुछ चीजों पे आप सवाल देखिए कर नहीं सकते ज्यादा। बिल्कुल। तो वो, लेकिन उपनिषदों में ऐसा नहीं दिखता। वहां पे तो सब तरीके के सवाल करते हैं और काफी एक तरीके का ओपन डिस्कोर्स वाला माहौल है। लेकिन एक, और वो ऐसा नहीं कि कुछ मॉडर्न टाइम में आ गया, मेरे ख्याल से शायद शंकर के समय पे या उससे पहले ही शायद एक जगह हम लोगों ने शायद ये डिसाइड किया कि फाइनली ये, जैसा तुमने बोला, मुक्ति जो है ना, कि फाइनली ब्रह्म है या नहीं है, और ये वाला जो दुनिया है ये शायद कम इम्पोर्टेंट है और इससे परे वाली दुनिया ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
एक ये जब डिसीजन हो गया तो उसके बाद शायद हम लोगों का रुख जो है, एटलीस्ट जो इंटेलेक्चुअल क्लास का रुख बदल गया। बिल्कुल। और जैसे आपने भी बताया कि नागार्जुना और जो भी मतलब उपनिषद तो खैर मतलब अगर आप 1000-2000 साल बिफोर कॉमन एरा अगर आप जानना चाहते हैं, नागार्जुना के टाइम पे भी काफी स्ट्रॉन्ग मतलब ये वाद विवाद चलता था और ऐसे मतलब डिसमिसल जिसको बोल सकते हैं कि वो खारिज कर देना, तो ऐसे भी उनके थीसिस थे कि ये मेरे जो गुरु है वो मेरे गुरु है पर उनकी किसी भी बात से मैं सहमत नहीं हूं। तो इंडियन फिलॉसफी में ऐसा बोलते हैं कि पूर्व पक्ष का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन था। मतलब आपको कुछ भी कहने से पहले आपको आपके पहले जिन लोगों ने कहा है उनके विचार को आपको एक्यूरेटली जितना सही हो सकता है और जितना आप स्ट्रॉन्ग उन वाद को आप बना सकते हो पहले आपको वो बनाना पड़ता है, उसके बाद आप अपना जो मत है वो रख सकते हो। तो ये जो आर्गुमेंटेशन का जो संप्रदाय है वो भारत में बहुत मतलब जड़ों तक था, ऐसा बोलने में मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत होगा। नहीं बिल्कुल। इवन माधवाचार्य ने जब सारे स्कूल्स को डिस्क्राइब करके फाइनली वो ऑब्वियसली वो विशिष्ट अद्वैतवाद उन्होंने बोला कि वही ठीक है, लेकिन उन्होंने बाकी सब स्कूल्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया पूर्व पक्ष का इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल। और कहाँ पे ये चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ वो शायद कहना मुश्किल है, पर मुझे तो समहाउ लगता है कि ये शंकराचार्य की एक तरह से जीत थी और उनका महत्व है हिंदुस्तान में कि, लेकिन बेसिकली एक मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक बिफोर शंकराचार्य है और आफ्टर शंकराचार्य है। एक बार शंकराचार्य आ गए तो उसके बाद उन्होंने सब चीज को जो है वो सब चीज पे हावी है, उनका विचार जो है वो सब चीज पे हावी है। और उसके बाद जो विशिष्ट अद्वैतवाद और ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, जो वैष्णव ट्रेडिशन है जिसको बोलेंगे, वो तो और भी ज्यादा पॉपुलर है। तो लेकिन उसकी शुरुआत वहीं से है, पहले शंकराचार्य आए, उन्होंने तो पहले बाकी सब खत्म कर दिया। फिर उसके बाद वैष्णव ट्रेडिशन जो है आई थिंक वो हावी है हिंदुस्तान में फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद वो साइंस से काफी दूर है। हाँ, मतलब जो शायद इतिहास पढ़ते हैं वो और मतलब एक्यूरेटली बता पाएंगे बस। पर मैं मेरे भी अटकल है, आई एम श्योर। हाँ, जो इतिहास जानने वाले लोग हैं वो इस पे, अगर हमारे कोई लिसनर्स इस बारे में जानते हैं कि क्या ऐतिहासिक क्षण और मौके हैं जिसमें ऐसा हुआ, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। तो इसके अलावा एक और भी चीज है जो अक्सर मेरे आता है, जब भी हम ऐसे अभी जैसे हम फिलॉसफी की बात करें तो हम बोल रहे हैं अच्छा पहले लोगों ने क्या कहा था, अच्छा पहले ऐसा हुआ था। ठीक है, पहले जो भी कहा होगा, मैं तो बोलता हूँ ठीक है, जो भी कहा होगा उससे क्या फर्क पड़ता है। तो फिलॉसफी क्या सिर्फ यही है कि जो 2000 साल पहले मरे हुए लोगों ने बोला है उसको आप पढ़ें और समझते रहें, या फिर आज भी लोग नई फिलॉसफी बनाते हैं, सोचते हैं कि फिलॉसफी क्या है, और या फिर इन सवालों को नए रूप से खोजने की कोशिश करते हैं, रादर देन कि भाई ये 4 खाने बने हैं इसी में हमें पढ़ना है। ठीक है, वो उन्होंने सोचा था ना, क्या हमें भी आज ऐसा ही सोचने की जरूरत है? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है आपका। तो 2 तरह से आप इसके बारे में सोच सकते हैं शायद। एक तो ऐसा एक जवाब हो सकता है कि जो सवाल हम लोग अभी पूछ रहे हैं वो 2000 साल पहले भी लोग वही सवाल पूछ रहे थे। तो समय के बदलने से जो मानवीय सवाल है वो बदले नहीं है, ऐसा शायद हम लोग बोल सकते हैं। जैसे प्लेटो के डायलॉग्स में ऐसा एक सवाल आता है कि अगर मेरे पिता ने कुछ गलत किया है तो मुझे उसको रिपोर्ट करना है क्या, उसको मतलब अथॉरिटीज को अच्छा वो कि मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ शिकायत भी करूं कि नहीं करूं। राइट। तो अगर आप ये सवाल देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 2020 में हमारे पास ऐसा कोई ठोस मतलब इसके लिए जवाब है जो शायद 300 BCE में शायद नहीं था। तो एक है कि सवाल हमारे बदले नहीं है कि किस तरह से हमको जीना चाहिए या हमारे आपस में किस तरह के संबंध होने चाहिए। तो ये एक तरह से इसका जवाब हो सकता है कि क्योंकि हमारे सवाल बदले नहीं है, तो जिन्होंने 2000 साल पहले इसके बारे में कुछ बोलने की कोशिश की थी तो शायद उनको पढ़ने से हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिले। तो जो लोग आर्कियोलॉजी करते हैं तो वो बहुत बार वो कहते हैं कि टेम्पल जो मंदिरों में जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि तब भी मतलब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में विवाद हुआ करते थे और उनको इस तरह से सुलझाया जाता था। तो हो सकता है अगर वो पढ़ेंगे तो हमारे कुछ अभी के जो
मामले हैं उसमें एक अलग दृष्टिकोण हमारा आ सकता है। इसमें आपने ऐसा बोला पुराने सवाल, उसमें एक और चीज शायद वो हिंदुस्तानी दर्शन। अब हिंदुस्तान में फिलॉसफी में स्पेशली गीता का बड़ा महत्व है कि लोग गीता काफी पढ़ते भी हैं और उससे काफी लेसन्स लेने की कोशिश भी करते हैं। और उसमें भी ऐसे बड़े भारी भरकम सवाल हैं कि आप अपने प्रियजनों से लड़ाई करें कि नहीं आपको ठीक चीज लगने के लिए, बिल्कुल। और धर्म है क्या नहीं है। लेकिन वहां पे जैसा आपने दूसरी चीज बोली, एक परलोक वाली, वहां पे जो सोल्यूशन है वो भगवान दे रहा है रादर देन आप अपनी समझ से ले रहे हैं। सही है। तो कहीं कहीं पे शायद ऐसा जैसे वो कहते हैं ना कि भाई आई मीन डिसीजन बाय अथॉरिटी हो रहा है रादर देन बाय रीजनिंग। तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब भगवान ने बोल दिया तो शायद यही ठीक है। तब फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं भगवान होते या नहीं होते, या उसमें कृष्ण भगवान रूपी नहीं भी हो तो भी ये चीज ठीक है या नहीं है। सही है। तो एक है कि जो मैगीन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमको वही थॉट कंप्लीट करना है, तो एक है कि सवाल बदले नहीं है, और जिन फिलोसोफर्स को हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनके पास मतलब उनके समझ जो है वो इतनी तीक्ष्ण थी, या वो इतने अच्छे तरीके से ह्यूमन साइकी के बारे में उन्होंने समझा है कि वो सत्य जो उनको दिखा वो अभी भी शायद सत्य ही है। ओके। तो उनके जो विचार है वो शायद अभी भी हमें मदद करते हैं। पर एक ऐसा भी है कि कोई भी फिलॉसफी में श्रद्धा का कोई मतलब वहां पे स्पेस नहीं है। आप हर किसी चीज को मतलब क्वेश्चन कर सकते हो, उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हो। तो जहां पे ऐसा आपको दिखता है कि उन्होंने एक सुपर नेचुरल, जैसे आप कह रहे थे कि भगवान ने बताया या कुछ और हो गया है, तो आप उन चीजों को हटा देते हो और उनको एक तरह से ह्यूमनाइज करते हो, और आप देखते हो कि ह्यूमन उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो महाभारत और रामायण भी अगर आप देखोगे तो महाभारत में जो एक्चुअली श्री कृष्ण ने लीला की या बाकी जो कुछ चीजें हैं उसको आप मतलब बाजू में रख दो, पर आप ये देखो कि कर्म का क्या मतलब है, मेरा ड्यूटी कहां से आता है, और जैसे आप बता रहे थे कि मेरे रिलेटिव्स या मेरे जो रिश्तेदार है उनके प्रति मेरा क्या फर्ज है। तो ये जो सवाल है वो महाभारत में कुछ तरीके से सुलझाए गए हैं, और आप ये देख सकते हो कि वो आपको अभी पसंद आ रहे हैं क्या, या उनको अभी चेंज करने की जरूरत है। तो ऐसे कुछ नए सवाल नहीं आते क्योंकि दुनिया भी तो बदल रही है। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के साइड पे आ रहे हैं, या बोलते हैं कि मान लो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवित हो जाए क्या, इसका क्या मतलब है। अब ये सवाल तो ऑब्वियसली 100 साल पहले भी नहीं था लोगों के दिमाग में, तो 2000 साल पहले तो छोड़ ही दो। तो ये इस तरह से ये एक सवाल है, पर इस तरह से और भी है क्या, कुछ नई फिलॉसफीज लोगों ने निकाली हैं हाल फिलहाल में? बिल्कुल। तो एक एवोल्यूशन की जो थियरी है उसके बेसिस पे काफी सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स आए हैं, जैसे एवोल्यूशनरी एथिक्स है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, एवोल्यूशनरी फिलॉसफी, मतलब जनरली आप ऐसा ले सकते हो। अच्छा। फिर न्यूरो एथिक्स एक काफी उभरता हुआ एक सब डिसिप्लिन है फिलॉसफी में, जो ये बात कर सकता है कि क्योंकि अभी हमको पता है कि सब कुछ जो हमारे ब्रेन में हो रहा है वो केमिकल सिग्नल से हो रहा है, तो इससे हमारे जो निर्णय लेने की क्षमता है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, या हम लोग जो ब्रेन में अगर हम लोग कुछ बदल करते हैं तो हमारे जो स्वभाव है वो भी बदल सकते हैं, तो क्या हमें ये बदल करना चाहिए क्या, और हम अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार हैं क्या। बिल्कुल। क्योंकि अगर सब इधर एक केमिकल डालने से एक आउटपुट निकलता है तो भाई कौन जिम्मेदार है, वो केमिकल का आना जाना जिम्मेदार है या फिर कोई और है जो जिम्मेदार है। बिल्कुल, उसको डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, या तो ये जैसे आपने कहा कि फ्री विल का सवाल आ सकता है कि मैं अपने इच्छा से कभी कुछ कर सकता हूं क्या, कि सब कुछ मतलब पहले से ही तय होता है। डिटर्मिनिज्म जो जैसे अगर आप पत्थर को एक छत के ऊपर से फेंकते हैं तो वो बिल्कुल आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब नीचे गिरेगा। पर एक व्यक्ति के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लो मैं आपको, जिसको इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं, तो अगर मैं आपको सारे उस व्यक्ति के बारे में सारी चीजें बता देता हूं तो क्या आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि वो इस पर्टिकुलर हालात में इसी तरीके से वो बिहेव करेगा। तो वो सवाल न्यूरो एथिक्स में आता है। फिर जैसे आप बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, तो मशीन थिंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती है, सेल्फ ड्रिवन कार्स आ रहे हैं, तो
हम लोग मशीन्स को नैतिक क्या है ये समझा सकते हैं क्या, उनमें हम लोग फीड कर सकते हैं क्या। तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल होता है कि मान लो सेल्फ ड्रिवन कार्स जो है, तो अगर वो एक सेल्फ ड्रिवन कार है और उसको दिख रहा है कि आगे कुछ लोग हैं और इससे ये कार जो है टकराने वाला है, उसको उसके सेंसर्स वगैरह बता रहे हैं, तो उस कार को ये डिसीजन लेना चाहिए क्या कि आगे के 5 लोगों को बचाने के लिए वो उस कार में जो एक व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहा है उसको सैक्रिफाइस कर सकता है क्या। मान लो अगर वो ऐसा ट्रॉली प्रॉब्लम, हमने अपने सेल्फ ड्राइविंग कार वाले एपिसोड में ये ट्रॉली प्रॉब्लम डिस्कस की थी। बहुत बढ़िया। तो ये जो है मशीन्स और एथिक्स का क्या इंटरफेस है वो भी बिल्कुल आ सकता है। और जैसे जैसे मेडिकल जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसमें फिर मेडिकल एथिक्स आता है, और कॉर्पोरेशंस जैसे आ रहे हैं तो वहां पे बिजनेस एथिक्स आ सकता है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से हमें ये पता चल रहा है धीरे धीरे कि सोसाइटी या सोशियलिटी जिसको बोलते हैं समाज, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, तो वहां पे सोशल एपिस्टेमोलॉजी करके है, जहां पे जब मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि समूह किस चीज को जान सकता है और समूह को मैं कब दोषी ठहरा सकता हूं, और समूह को दोषी ठहराने का और उस समूह के एक व्यक्ति को दोषी ठहराने के बीच में कुछ फर्क है क्या। तो ये सारी चीजें हैं जो सोशल एपिस्टेमोलॉजी में है, जो शायद जैसे मैं कह रहा था कि प्लेटो हो या सांख्य में शायद आप इसके कुछ सोर्सेस आपको नहीं मिलेंगे, पर जो करना चाहते हैं वो सांख्य से फिर भी कुछ विजडम लेके इन सवालों के ऊपर मतलब विचार कर सकते हैं। तो जैसे स्पेशली ये कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा फील्ड आजकल आया है जिसमें लोग स्पेशली बुद्धिस्ट थॉट और पुराने इवन वैदिक और उपनिषदिक थॉट्स को या योग से स्पेशली थॉट्स को लेकर के यूज कर रहे हैं आजकल की भाई ये कॉन्शियसनेस क्या चीज है, या जिसको बोलते हैं कि ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है, क्योंकि एआई में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे मस्तिष्क तो नहीं है, हाँ, लेकिन एक और चीज हमने बना दी है जो सिलिकॉन की है। अब उसके ऊपर क्या उसी तरह से माइंड बन सकता है जैसा कि एक ब्रेन के ऊपर माइंड होता है इंसान का, उसी तरह से कल को ब्रेन के ऊपर एक माइंड बन सकता है क्या किसी कंप्यूटर का भी? इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, ये बहुत गहरा सवाल है, और फिलॉसफी में एक तरह से चेंज अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक कॉमन सेंस हमारे यहाँ पे था, और फिलॉसफी में भी एक ऐसी परंपरा में ऐसा माना जाता था कि बॉडी और माइंड जो है वो अलग अलग है। तो आपका जो देह है वो भौतिक है, फिजिकल है, पर आपका जो मन है वो साइकोलॉजिकल है, वो आपके बॉडी से लिंक्ड नहीं है, या वो दोनों अलग अलग रह सकते हैं। पर मॉडर्न साइंस ने इसको काफी एक तरह से इसकी प्रॉब्लम्स को हमारे सामने लाया है, और न्यूरो साइंस खास करके ये बताता है कि मैं अगर आपके ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करूं तो आपको एक तरह का सेंसेशन आएगा। तो जो बहुत बार लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब आप अपने आप को अपने शरीर से बाहर तैरते हुए अपने आप को पाते हो। तो ये आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस को भी मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से सिमुलेट कर सकता हूँ, या मैं आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू आपको ये एहसास दिला सकता हूँ। तो धीरे धीरे ये माइंड और बॉडी बिल्कुल अलग अलग है, ये दो अलग अलग तरह के सब्सटेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये इनकी जो रचना है वो बिल्कुल अलग अलग है, दो अलग अलग प्रकार है। इसको जनरली फिलॉसफी में अभी कम माना जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो अभी भी जिसको फॉर एग्जांपल कॉन्शियसनेस, इसमें अगेन अगर आपको पता होगा तो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाता है। तो डेविड चामर्स करके है, तो उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। तो उनका मानना है कि सबसे मुश्किल सवाल जो कॉन्शियसनेस के बारे में वो ये है कि कैसे फिजिकल चीजें जो है, जैसे आपने कहा कि केमिकल चीजें हैं या ऑर्गेनिक चीजें हैं, कार्बन है बेसिकली अगर आप ऐसा मानते हो, या सिलिकॉन है, जो भी है, तो ये इनर्ट मैटर है। तो आप अभी बाहर भी अगर आप अपना टेबल देखें या कुछ अभी आप रेत देखें तो आपको वहां पे सिलिकॉन, कार्बन वगैरह बहुत कुछ दिखेगा। पर ये सारी जो इनर्ट चीजें हैं जिनमें अपने आप में कोई जान नहीं है, ये कब कैसे एक साथ आके हमें एक मनुष्य होने का, या जैसे सुश्रुत मुझे
और सौरभ आपको सौरभ होने का एहसास ये कैसे दिला सकते हैं? ये सबसे मुश्किल सवाल है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की मतलब कौन से आपके ब्रेन के एरिया से आपके कौन से फंक्शंस जो है तय होते हैं, वो एक तरह पे है, वो शायद हम लोग सुलझा भी ले। मतलब जिस तेजी के साथ हम लोग न्यूरो साइंस में एडवांस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ सदियों में हमको ब्रेन का पूरा एक मैप पता हो और हमको शायद समझ में आए कि कौन सा सेंटर क्या कर रहा है। पर ये बता पाना है कि इनके आपस में इस तरह से मिलने से हमको एक जैसे टू ह्यूमननेस जिसको बोलते हैं, जैसे देयर इज समथिंग टू बी अ ह्यूमन बीइंग, देयर इज समथिंग टू बी एन इंडिविजुअल। तो एक व्यक्ति होने का जो ये एहसास है, इंडिविजुअलिटी आप बोले, आइडेंटिटी बोले, कि खुद को लगे कि मैं हूं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसको मैं कॉन्शियसनेस को ऐसे ही देखता हूं कि एक तरीके का मेटा थिंकिंग लेवल की सेल्फ रिफ्लेक्शन की आ जाए कि आप अपने बारे में सवाल पूछ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल एक बहुत माने हुए फिलोसोफर है, हाइडेगर है, तो उन्होंने बेसिकली कहा था कि देखो, जब आप कुछ सेंटेंसेस बोलते हो कि ये टेबल है और आप कहते हो कि मैं हूं या सौरभ है, तो सौरभ का है और टेबल का है दोनों अलग अलग तरह के एग्जिस्टेंस है। बिल्कुल। हालांकि इंग्लिश में भी अगर आप बोलो कि सौरभ एग्जिस्ट, टेबल एग्जिस्ट, पर फिर भी सौरभ का जो एग्जिस्टेंस है वो एक बिल्कुल अलग तरह का एग्जिस्टेंस है व्हेन कंपेयर टू टेबल। और अगर आप ये भी बोल दें कि जितना ब्रेन का जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है, फिजिकल कॉम्पोजिशन है, वो मैं हूबहू मैच भी कर लूं, तो भी जो आपके सामने जो धातुएं मिलेंगी वो आपको सौरभ होने का या सुश्रुत या प्रणय होने का कभी एहसास नहीं दिला सकते। तो ऐसा अभी हम सोचते हैं कल को ऐसा हो गया तो ये गड़बड़ हो सकती है। ये आज तक नहीं हुआ है, लेकिन कल होगा कि नहीं ये पता नहीं है ना। हाँ, तो ये साइंस फिक्शन की फिल्मों में ये बहुत होता है कि मशीन्स जो है सडनली जाग जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें उनकी एक आंख खुल जाती है जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने ये सुना है, ये एक बहुत फेमस गेम शो है जेपर्डी करके, जहां पे आपको जवाब पहले मिलता है और उसके हिसाब से आपको सवाल देना पड़ता है। हाँ। तो उसमें वॉटसन करके एक IBM का बहुत पावरफुल मशीन था जिसने सारे जेपर्डी के अभी तक के चैंपियंस को हरा दिया है। करेक्ट। जनरली अगर हम लोग ये मानेंगे कि जवाब ढूंढना फिर भी आसान होता है, अगर मैं कुछ एंटर कर दूं तो गूगल मुझे जवाब, सवाल पूछना मुश्किल है। तो सवाल पूछने की भी एबिलिटी मशीन को आ गई है, ऐसा मतलब वो बताना चाह रहे थे। पर अगर आप एपिसोड को देखें जहां जहां पे वॉटसन था, तो वॉटसन कुछ ऐसी गलतियां करता है जो शायद कभी एक इंसान कभी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हो कि कितना भी वो स्मार्ट हो जाए, वो कभी इंसान की तरह सोच सकता है क्या? वो एक सवाल। वो तो मैं भी मानता हूँ कि जो अब आजकल की AI टेक्निक है उसके लिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनमें तो मतलब मेरे को दिखता ही नहीं है कि वो कैसे कर लेगी। क्या मैं सबको एग्जांपल देता हूँ कि भाई एक चेस खेलने वाला कंप्यूटर जो है वो नॉर्मल 0 काटा नहीं खेल सकता, ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि हम बड़ी सिंगल पर्पस मशीन्स बनाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि लेकिन ये शायद हमको करना नहीं आता या ये पॉसिबल ही नहीं है। दोनों चीजों में फर्क है। हाँ बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि हम लोग कहीं पे भी पास नहीं है उस तरह के टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट करने का। अब कुछ फिलोसोफर ऐसा मानते हैं और ये हो सकता है ये हमारी खामी हो, मतलब में भी हम इतने होशियार नहीं है अभी, और हो सकता है कल हो जाए या नहीं भी हो पाए। लेकिन कोई चीज ये अच्छा चीज रहता है कि कोई चीज हो ही नहीं सकती या हमसे नहीं हो सकती। हाँ, तो अभी कॉन्शियसनेस स्टडीज में पैनसाइकिज्म के बारे में लोग काफी बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस का जो सवाल आप खड़ा कर रहे हो वो इतना मतलब पेचीदा सवाल नहीं है, और एक थोड़ा सा रेडिकल स्टैंड लेते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप ये कह रहे हो कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, मनुष्य के पास कॉन्शियसनेस है, तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स है या जो आप हमें अपना एविडेंस प्रेजेंट करते हो, तो उसी मैं क्या कह सकता हूं, उसी के बेसिस पे हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि एक तरह से जानवर भी एक तरह से कॉन्शियस है, और वो आगे जाके कहते हैं कि उस तरह का एक बेसिक लेवल ऑफ कॉन्शियस शायद पत्थरों में भी होता है। अच्छा। या वही पैन का मतलब ऑल साइकिज्म एक तरह से जो है, तो वो थोड़ा सा रेडिकल प्रपोजल है जहां पे वो कहते हैं कि एटम के पास भी एक एटम होने का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक एहसास है। तो एक तरह से अगेन जैसे आप बुद्धिज्म वगैरह का लिंक कर रहे थे, तो यहां से बहुत बार वो कनेक्शन बनाया जाता है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस में भी अभी लोग सेल्फ करके बिलीव नहीं करते कि
मेरे अलग अलग जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उसमें से कुछ ऐसा कोई सेंटर है जो मुझे सुश्रुत होने का एहसास दिलाता है या आपको सौरभ होने का एहसास दिलाता है, ऐसा कोई सेंटर है ही नहीं। तो बुद्धिज्म में जो नो सेल्फ थियरी है, अनात्मता या जो भी वो बोलते हैं, तो उसमें वो क्लियरली ये मानते हैं कि ऐसा कोई एक सेल्फ नहीं है जो सब कुछ डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए। तो न्यूरो साइंस में भी अभी काफी ये एस्टैब्लिश्ड मैटर है कि ब्रेन अपने अपने अलग अलग सेंटर्स एक साथ मिलके वो डिसाइड कर रहे हैं, पर ऐसा कोई एक सेंटर नहीं है या ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे अगर आपने थोड़ा पता है आपको, तो डेकार्ट ऐसा मानता था कि एक छोटा सा आदमी टाइप हमारे दिमाग में, पीनियल ग्लैंड जिसको वो बोलता था, तो वो कहते हैं कि पीनियल ग्लैंड में कोई एक ऐसा बैठा हुआ है जो सारी डिसीजंस लेता है। जैसे मतलब कठपुतले नहीं होते जो चलाता है, आदमी के अंदर एक आदमी बैठा है जो देख रहा है एक तरह से। कि तो लोगों ने बाद में उसका बहुत मजाक उड़ाया कि उस आदमी के अंदर भी एक और आदमी बैठा होगा जो हमारे सब विचार देख रहा है, जो पूछ रहा है कि मैं कौन हूं, यही कौन देख रहा है। जैसा योग में भी होता है ना, आई मीन चित्त वृत्ति निरोध, मतलब अपने मन के रिपल्स को निकाल दो, उसके लिए बोलते हैं आप अपने थॉट्स देखते रहिए। तो ये मैं कौन है जो मैं के थॉट्स देख रहा है, इस तरीके का सवाल निकल के आता है। तो ये इतने फंडामेंटल सवाल हिंदुस्तान में पूछे रहे हैं और हमारे पास में सॉलिड फिलॉसफी है, तो ये इस पे हमारे यहाँ आजकल भी काम होता है या ये सब अब आई मीन इंग्लैंड और यूएस की लैब्स में ही मॉडर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है बाकी लोग इससे सहमत ना हो। तो मुझे लगता है कि बाहर वेस्ट में ये काम हुआ है कि सुपर नेचुरल और नेचुरल को कैसे अलग कर सकते हैं, या फिलॉसफी में ऐसे कौन से अजम्पशंस है जो हो सकता है 1300 में जायज थे पर 1900 या 2020 में जायज नहीं है, और उन्होंने अलग अलग करके उसमें से जो महत्वपूर्ण है उसको आगे ले जाने की कोशिश की है। पर एक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जब हम लोग लेते हैं तो वो पूरा का पूरा लेते हैं और सबको वहां पे हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे महाभारत ले, ऐसा लिटरेचर ले, तो वो इतना बेहतरीन वर्क है कि तो वो हमको बार बार पढ़ना चाहिए। पर प्रॉब्लम होता है कि या तो हम लोग उसको खारिज कर देते हैं कि महाभारत में कुछ नहीं है, पर जो महाभारत पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं कि ये भगवान ने ही किया है या श्री कृष्ण मतलब जो है वो भगवान के अवतार ही थे। तो ये जो थोड़ा सा अपडेशन करने की जरूरत है वो शायद इंडिया में उतने हद तक नहीं हुआ है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और जो मुझे खास करके लगता है कि साइंस और फिलॉसफी काफी आपस में बात करते हैं, राइट। उसमें फिर भी अलग अलग वेस्ट में डिपार्टमेंट्स है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिलॉसफी में भी उनकी मतलब दिलचस्पी रहती है और साइंस को भी वहां पे लेके आने की कोशिश करते हैं। और उल्टा भी हो सकता है, कोई फिलॉसफर है जैसे आपने रसल का नाम लिया, या श्रोडिंगर, एडविन श्रोडिंगर जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उनके एक्सेप्टेंस स्पीच में अगर आप देखोगे तो वो व्हाट इज लाइफ के बारे में इतना बेहतरीन मतलब एक स्पीच देते हैं जो फिलॉसफी से बहुत जुड़ा हुआ है। पर इंडिया में आपको दिखेगा कि अगर कोई फिलॉसफी कर रहा है तो बहुत बार उसको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता, और अगर वो साइंस कर रहा है तो उसको फिलॉसफी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रहती। तो जब तक ये आप दोनों चीजों को अलग अलग रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये दोनों का वीकनेस है कि वो एक दूसरे से सीख नहीं पा रहे। बिल्कुल, ये तो बढ़िया बात की, और इसीलिए आईआईटी में फिलॉसफी हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो इंटरसेक्शन है दोनों चीजों का। तो इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hi, I'm Sarayu Natarajan. And I'm Alok Prasanna Kumar. And we are the hosts of the Ganatantra podcast. On this podcast, we speak to academics, social scientists, journalists, and activists to find out what's actually going on in Indian politics. On this podcast, we stay away from personality politics, intrigue, and gossip, and instead focus on the data, research, and analysis that drives all this. So tune in to the Ganatantra podcast, where new episodes are out every Wednesday on the IVM Podcast app, website, or wherever you listen to your podcasts. हाँ, तो हमारी चर्चा जारी रखते हैं। अब सुश्रुत आ जाते हैं एक और भारतीय फिलॉसफी से जुड़े हुए सवाल पे, ये धर्म के मामले में। तो धर्म को आज हम लोग रिलीजन के तौर पर देखते हैं, अक्सर वह शब्द वैसे जो सोचा जाता है, लेकिन धर्म का दर्शन शास्त्र में थोड़ा अलग मायने है ना, उसका क्या अर्थ है? हाँ, थोड़ा सा भारतीय परंपरा में इसका शायद
कॉम्प्लेक्स उत्तर होगा। वेस्ट में कम से कम ये कोशिश बहुत पहले की गई थी कि हम लोग धर्म और फिलॉसफी को अलग रखें। तो शुरुआत में बहुत सिमिलैरिटीज थी। तो फॉर एग्जांपल ऑगस्टीन वगैरह, सेंट ऑगस्टीन जो थे वो क्रिश्चियन थियोलॉजी में ही उनका बेसिक काम था, पर उन्होंने एरिस्टोटल के साथ भी एंगेज किया। तो शुरुआत में एक तरह से वेस्ट में भी रिलीजन और फिलॉसफी बहुत करीब, उनका करीबी रिश्ता रहा है। और भगवान, गॉड का जो एग्जिस्टेंस है उसको फिलॉसफी से दिखाए जाने की कोशिश बार बार की गई वेस्ट में। पर करीब 1500-1600 के आसपास मुझे लगता है कि एक डेलिबरेट कोशिश की गई कि हम लोग धर्म को अलग पढ़े और फिलॉसफी को अलग पढ़े। और जब हम लोग फिलॉसफी करते हैं तो वहां पे भगवान या स्वर्ग नरक वहां की संकल्पनाएं वहां बीच में ना आए। पर इंडिया में हम लोग अगर देखते हैं तो उतने तरीके से फिर से वो डिमार्केशन या उन दोनों के बीच में हमने फर्क उतने क्लियरली किया नहीं है। तो बौद्ध जो दर्शन है वो धर्म भी है और दर्शन भी है। और जैन अगर आप लेंगे तो फिर से वही है, या वेदांता जिसको हम लोग बोलते हैं जहाँ पे अद्वैत है, तो उसी को बेसिकली हम लोग अभी हिंदुइज्म का मेन है, ऐसा कुछ लोग ऐसा मानते हैं। पर उसमें ये भी है ना कि जैसे हम लोग जब धर्म कहते हैं तो ऐसे कहते हैं यह करना मेरा धर्म है या नहीं, तो वो तो एक एथिकल सवाल हो गया ना। और धर्म का अर्थ धर्म से आता है, जिस मतलब सोसाइटी को जोड़ रहा है या नहीं, तो उसका रिलीजन से कैसे नाता हो गया पता नहीं। हाँ, मतलब जैसे मैंने कहा है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ उल्टा पलटा हो जाता है, क्योंकि ये जो रिलीजन का जो लेंस है वो बहुत लोग कहते हैं कि ये अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है। और उसको अगर आप भारतीय जो भी हम लोग हिंदुइज्म कहते हैं या जो लोग सनातन धर्म कहना पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में हिंदुइज्म फिट नहीं होता। और इसलिए आपको भी पता होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अबाउट वे ऑफ लाइफ एंड सो ऑन, हिंदुइज्म बीइंग अ वे ऑफ लाइफ, तो वो आता है। तो अगर आप रिलीजन, क्रिश्चियनिटी का मॉडल, अगर क्रिश्चियनिटी या इस्लाम आपके रिलीजन का एक जिसको बोलते हैं पैराडिग्मेटिक मॉडल, या वो आपके लिए एक देखने का एक टिपिकल एग्जाम्पल है, तो हिंदुइज्म उसमें शायद बिल्कुल एग्जैक्टली फिट नहीं होता। पर अगर आप ये कहें कि धर्म मतलब अगेन रहन सहन का एक तरीका है, या तो शायद आप वहां पे उसमें लिंक कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जितना आप फिलॉसफी को नैरो बनाओगे तो वो फिलॉसफी के ही मतलब डिसएडवांटेज में है। तो जितना आप फिलॉसफी को ब्रॉड बनाते हो तो उतना ही फिलॉसफी भी एनरिच होता है और उस डिसिप्लिन में भी आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय परंपरा में धर्म जो है वो एक थोड़ा सा वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से अलग देखा गया है, और उस फिर से कॉन्टेक्स्ट में फिलॉसफी और धर्म जो है तो वो दोनों बहुत जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से धर्म भी सांख्य में अगर आप जाओ या किसी भी दर्शन में अगर आप जाएंगे तो उनका मकसद और फिलॉसफी का मकसद अलग है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि वेस्ट में उनका अलग है, तो वो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर सही और गलत उनके लिए अलग है, या मुक्ति जो है या वो उनके लिए अलग है। तो भारतीय परंपरा में सब इतने मतलब वो मिक्स हो जाते, तो थोड़ा सा अलग करना शायद मुश्किल हो जाता है। पर जैसे एक एथिक्स में कहते हैं एक वर्च्यू एथिक्स या ड्यूटी एथिक्स, ऐसे कहते हैं ना, मतलब कि ये ब्रांचेस हैं। तो वैसे ही कोई धर्म एथिक्स भी है क्या, कि धर्म क्या कहता है, धर्म के किस चीज से हम वो मार्ग चुन सकते हैं क्या, ऐसे कुछ टूल्स हैं क्या? एक एथिकल थियरीज में जैसे आप बता रहे थे डियोंटोलॉजी, मतलब क्या मेरी ड्यूटी है, या कॉन्सिक्वेंशलिज्म मतलब इसके नतीजे अच्छे हैं कि बुरे हैं, उसी तरह से एक फिलोसफी में डिवाइन कमांड थियरी बोलते हैं। तो डिवाइन कमांड थियरी में जैसे आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि जो ऊपर एक दैविक शक्ति है वो हमें क्या कहने के लिए बोल रहा है, उससे हमारा सही और गलत पता चलता है। तो ये भी एक तरह से एथिकल थियरी ही हुआ। पर आप धर्म को फिलॉसफी का एक सब्जेक्ट बना सकते हैं कि मैं धर्म को, जैसे फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है, तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में हम लोग एक धर्म को लेते हैं और हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस धर्म में जो हमें आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए, या भगवान हमको ये बता रहा है, इसकी क्या पुष्टि कहां पे हो रही है।
तो ये जो सवाल है ये हम लोग फिलॉसफी में रहते हुए ही पूछ सकते हैं। पर शायद धर्म और वहां पे फिलॉसफी अलग होता है, क्योंकि धर्म में आस्था या श्रद्धा का बहुत मतलब मूल्य है, वहां पे इंपॉर्टेंस है। पर जबकि आप फिलॉसफी में देखोगे तो श्रद्धा का वहां पे उतनी अहमियत नहीं है। हाँ। तो वो बस वहां पे ये दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं। पर ऐसा पॉसिबल है कि जैसे वेस्ट में भी एल्विन प्लैटिंगा करके बहुत माने फिलोसोफर है, जो मतलब बिलीवर है ऐसा लगता है, और फिलोसफी ऑफ रिलीजन में वो आर्ग्यू करते हैं कि फिलोसफी से हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि भगवान है। तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हो, पर मॉडर्निटी में जनरली ये दोनों को अलग अलग ही शायद रखा जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी भी वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े अप्लाइड एथिक्स के सवाल पर। मतलब कुछ सवाल देखते हैं जो जिससे हम सब जूझ रहे हैं आजकल, और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि फिलॉसफी और फिलोसोफर्स उसको कैसे देखते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल आ जाता है ये मॉरल आर्क की जो बात कही जाती है। मतलब कहा जाता है कि हम लोग सदियों के साथ और भी ज्यादा नैतिक हो रहे हैं। जैसे कि पहले कुछ सदियों पहले हम लोग सिर्फ अपनी फैमिली को ही महत्वपूर्ण मानते थे, शायद जानवरों या दूसरे इंसानों को अलग दृष्टिकोण से देखते थे। लेकिन समय के साथ साथ और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद हम लोग दूसरे लोगों को भी नैतिक रूप से देखते हैं कि वो हमारे से ज्यादा सिमिलर है, ना कि वो अलग है। तो आपको क्या लगता है इन चीजों में कि क्या हमारी नैतिकता समय के साथ बढ़ रही है, वो एवोल्यूशन हो रहा है या नहीं? हाँ, अगेन आपने मुझसे ये सवाल पूछा है तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आगे रखता हूँ। अगेन हो सकता है बाकी जो लोग हैं उनके इसके बारे में विचार थोड़े अलग हो। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से विज्ञान प्रगति कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, इसके ऊपर भी सवाल उठाने वाले बहुत है, पर ये शायद बहुत लोग मानेंगे कि विज्ञान प्रगति कर रहा है या विज्ञान में हम लोग और ज्ञान हम लोग हासिल कर रहे हैं, बटोर रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे जो विचारधारा है नैतिकता के ऊपर, वो भी शायद हम लोग थोड़े बहुत यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम भी शायद और नैतिक हो रहे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा कोई गोल है जहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे तो ये नैतिकता की पराकाष्ठा है या ये फाइनल गोल है। पर जैसे आपने कहा कि मॉरल आर्क या मॉरल सर्कल, जो लोग कुछ टर्म यूज करते हैं कि हम पहले सिर्फ अपने आप को ही सीमित थे, फिर बाद में हमने और जोड़ा, तो मॉरल एजेंट ऐसा हम लोग बोलते हैं कि ऐसे कौन से जीव है, ऐसा कौन सा क्रीचर है जिसके दुख के बारे में या जिसके सुख के बारे में, जिसके व्यक्तित्व के या एग्जिस्टेंस के बारे में हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें और हम लोग कॉन्स्टेंटली एडिशन कर रहे हैं। तो अगेन बायोएथिक्स में भी अगर आप देखोगे तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बोला जाता है। जैसे आपने अप्लाइड एथिक्स की बात की, तो बायोएथिक्स जो है वो अप्लाइड एथिक्स का ही एक भाग है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में ऐसा माना जाता था एटलीस्ट कि जो हमारे सामने जो प्रकृति है वो हमारे उपभोग के लिए बनी है, और जो हमारी मर्जी है हम लोग इस प्रकृति के साथ कर सकते हैं, और सिर्फ हमें वही देखना है कि हमारे हित में क्या है, हमारे मतलब मनुष्य प्रजाति। पर अभी कोई भी एनवायरमेंटल एथिक्स में इस पर्टिकुलर विचार को आगे नहीं रखेगा। तो हम लोग आगे बढ़ गए और हम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके बारे में हमको सोचने की जरूरत है, सिर्फ मेरा भला हो रहा है, इससे ये जो एक पर्टिकुलर मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही नहीं ठहरा था। और कुछ लोग तो आगे जाके ये भी कह रहे हैं कि जानवर और जो जीव है उनसे आगे जाके हम लोग किसी फॉरेस्ट को या किसी नदी को भी हम लोग एक व्यक्ति के रूप में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर अगेन आपने देखा होगा तो गंगा को पर्सनहुड स्टेटस दिया गया है, और बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में कुछ चिंपैंजीज को लीगल स्टेटस दिया है पर्सनहुड का। अच्छा। तो वहां पे इकोसेंट्रिज्म का माना जाता है कि हम लोग को इनके बारे में भी सोचने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आप ये दावा कर सकते हैं कि शायद हम लोग भी थोड़ा बेहतर हो रहे कुछ कॉन्टेक्स्ट में, कम से कम नैतिकता के मतलब बारे में। पर ये इसे हम लोग बेहतर कह सकते हैं क्या? ये
ये भी कंट्रोवर्शियल होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये अगेन फिर से नहीं कहूँगा कि हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं या हम लोग साबित कर सकते हैं कि हम लोग बेहतर हो गए हैं। पर कुछ चीजें जैसे एक जो लिटरेचर में भी ये एग्जांपल लिया जाता है कि स्लेवरी को जो हमने निकाला है और उसको एबॉलिश किया है और वो वापस हमने उसको कभी भी लीगल तरीके से या इवन मॉरल नैतिकता के डिस्कशन में हमने कभी उसको आने नहीं दिया है। तो वो एक तरह से इसी का सबूत है कि हमको ये समझ में आया है कि हम जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। या आप देख लीजिए कि सती प्रथा को जो हमने बैन किया है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये कहेगा कि वापस मतलब भविष्य में भी सती प्रथा वापस आ सकती है। तो हम सबको लगता है कि नहीं, ये बहुत मतलब गलत था जो कुछ भी हो रहा था और हमको वो वापस कभी नहीं आएगा। तो एक तरह से शायद ये प्रगति के निशान है। आप मानेंगे? बिल्कुल, हाँ, सही तो लगता है। हाँ, तो इसके अलावा मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। जो लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं, वो इसी तरह के कुछ आपको निदर्शन देते हैं और कहते हैं कि ये देखिए, आपको शायद ये मानना पड़ेगा कि कुछ जैसे स्टीवन पिंकर है, उन्होंने ये दावा किया है कि जो 20th सेंचुरी था वो सबसे एक तरह से पीसफुल सेंचुरी था। ये होने के बावजूद भी कि 2 महाविश्व युद्ध हुए थे यहाँ पे, तो उनका मानना है कि आप पहले के सदियों में या पहले के सेंचुरीज में अगर आप जो बर्बरता दिखाई गई उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो 20th सेंचुरी फिर भी बहुत पीसफुल था। तो उन्होंने वो बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर किताब लिखी है, या पीटर सिंगर का द एक्सपैंडिंग मॉरल सर्कल है, या जो आपने मॉरल आर्क बताया माइकल शर्मन का। तो ये जुड़े हुए ये ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमको ये मानने की जरूरत है कि हम लोग यहाँ पे प्रगति कर रहे हैं। हाँ, मतलब दुनिया में और जो नैतिकता के पात्र हैं वो बढ़ रहे हैं। कुछ साल पहले तक नैतिकता के पात्र सिर्फ मैं और मेरे जैसे लोग या मेरी कास्ट के लोग या मेरे धर्म के लोग थे, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे को भी नैतिकता के पात्र मान रहे हैं। और हम लोग, जैसा आपने कहा कि एनिमल्स को भी सोच रहे हैं कि वो नैतिकता के पात्र हो सकते हैं। तो हाँ, मैं भी आपसे सहमत हूँ कि शायद प्रगति कह सकते हैं हम इसको। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये बहुत थोड़ा विवादास्पद है और शायद जैसे कॉन्टिनेंटल फिलोसफी जिसको बोलते हैं, मिशेल फुको एक अगेन बहुत पॉपुलर फिलोसोफर या हिस्टोरियन आप बोल सकते हैं। तो उनका ये मानना है कि बदले हैं पर बेहतर शायद नहीं हुए। तो वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पनिशमेंट के जो सिस्टम है, तो पहले जो अगेन यूरोप में ड्रॉइंग एंड क्वार्टरिंग करके एक पनिशमेंट की प्रक्रिया थी, जहां पे आपके दोनों पैर और दोनों हाथ जो है अलग अलग घोड़ों के साथ बांध दिए जाते थे और ये 4 घोड़े अलग अलग दिशा में खींचते थे आपको। तो ये बहुत शायद मुझे ट्रिगर वार्निंग देने की जरूरत थी, पर ये बहुत क्रूर तरीके की पनिशमेंट है। तो मिशेल फुको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी ये पनिशमेंट दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता, पर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी हमारी मतलब भावनाओं की वजह से या हम लोग अच्छे इंसान बन गए हैं इसलिए हमने ये प्रथा मतलब बंद की है। उनका ये मानना है कि जो प्रिजन में होता है, जेल में होता है, वो कई हद तक और क्रूर है, क्योंकि वो आपको बंदी बनाता है और वो जो 5 मिनट में आपकी जो जान जाती है और यहाँ पे जो 15 साल 20 साल आपको कैद किया जाता है, तो वो ये अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये शायद और क्रूर है वो उस पनिशमेंट के मुकाबले। तो वो शायद हमसे ये सहमत नहीं होंगे कि ये प्रगति है, पर ये उनके विचार है। तो उसी से जुड़ा सवाल है सुश्रुत, की जैसे हम लोग कहते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में ना, कि कुछ तथ्य हैं, तो वैसे ही ऐसे कुछ सर्वव्यापी नैतिक तथ्य भी हैं क्या, कि ये आपकी फिलॉसफी की ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ तथ्य हैं या नहीं? हाँ, ये भी थोड़ा सा मतलब विवादास्पद ही है, और फिलॉसफी में मुझे लगता है कि सब कुछ विवादास्पद है, तो मुझे ये हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो एक एग्जांपल अगर आपको लेना है तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ये रिक्रिएशनल जेनोसाइड अगर आप ये इमेजिन करने की कोशिश करें कि अगर मैं बहुत
हजारों लोगों को मार रहा हूं क्योंकि मुझे उनके मरने से खुशी मिलती है, तो ये जो मेरा जो एक्शन है वो इमोरल है, इसको हम लोग एक मॉरल फैक्ट बोल सकते हैं। हाँ। या अगर आप कहते हो कि आई टॉर्चर बेबीज फॉर फन, तो मुझे मतलब ये नवजात शिशु या जो भी आप बोले तो उसको टॉर्चर करने में अच्छा लगता है, तो ये गलत है, ये हम सब लोग मानेंगे, ऐसा उनका दावा रहता है। तो ऐसी चीजों को वो ये कहते हैं कि इनको हम लोग शायद मॉरल फैक्ट का स्टेटस दे सकते हैं। और उनका मानना है कि जिस तरह से एक जो एग्जांपल वो दिया जाता है वो है कि अगर आप ये पूछे कि साइंटिफिक फैक्ट का क्या मतलब होता है, तो वो कहते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट से हम लोग चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप बोलेगी कि इलेक्ट्रॉन के पास ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको अगर आप फैक्ट बोले, तो उस फैक्ट के बेसिस पे आप कुछ और चीजें बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इस तरह मुड़ेगा या उस तरह मुड़ेगा। तो उस फैक्ट के बेसिस पे हम लोग कुछ चीजें और आपको बता सकते हैं। तो उसी तरह से लोग कहते हैं कि मॉरल फैक्ट्स का भी वही फिर जस्टिफिकेशन है। तो कहते हैं कि हिटलर बुरा आदमी था, ये अगर आप मॉरल फैक्ट माने तो उसके बहुत सारे एक्शंस को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मॉरल फैक्ट्स और ऑल्सो वो बोलेंगे कि इक्वली एक्सप्लेनेटरीली एफिकेशियस, मतलब उनसे भी बहुत सारी चीजें जो है दर्शाई जा सकती है, दिखाई जा सकती है, समझी जा सकती है। तो क्यों ना हम लोग ये माने कि मॉरल फैक्ट भी होते हैं। लेकिन जैसे एक कॉन्सिक्वेंशियलिज्म एक जो धारा है, हाँ, जो कहती है कि हम लोग जो निष्कर्ष निकलता है उसके बिना पर तय करेंगे कि कुछ सही था या गलत था। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें शायद यह जो जघन्य अपराध आपने जो बोले, हाँ, वो करना लोग जस्टिफाई भी करे कि ठीक है, ये करने की वजह से शायद उससे भी बुरा कोई निष्कर्ष था जो नहीं निकला, तो ये भी हो सकता है, फिर वो मॉरल फैक्ट नहीं रहेगा। सही है आपकी बात, पर अगर आप जो आपने कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थियरीज की बात की, अगर आप उनसे भी पूछेंगे कि ये जो भी अपराध मैं करने जा रहा हूं, तो वो भी कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ क्योंकि मेरी थियरी जो है वो ऐसा कह रही है हम लोग कर सकते। अच्छा। वो अपनी थियरी को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी थियरी से भी ये सही साबित हो, मतलब ये गलत साबित हो। तो जो ये जो टॉर्चरिंग बेबीज के बारे में बोला कि कोई भी कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थियरी ये नहीं बोलेगा कि ये सही होगा, तो वो एक तरह से ये आर्ग्यूमेंट हुआ। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि साइंटिफिक फैक्ट भी तो मतलब कंडीशंस के साथ आते हैं। तो जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह आप लेंगे तो आप बोलते हो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस अप्लाई। तो उसी तरह से अगर कुछ चीजें बदलती है तो ये साइंटिफिक फैक्ट्स भी बदलते हैं। तो या आप ज्योमेट्री भी अगर आप लेंगे, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, तो वो सिर्फ 2 डायमेंशनल स्पेस में वैलिड है। तो उसी तरह से ये मैंने जो एग्जांपल्स या जो हम लोग अपराध माने हैं, तो वो भी कुछ ही कॉन्टेक्स्ट में ऑल थिंग्स रिमेनिंग द सेम या प्राइमा फेसी जिसको बोलते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको मॉरल फैक्ट मान सकते हैं। अगर आप और चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर बदलते हैं तो शायद ये मॉरल फैक्ट भी बदल सकता है, ऐसा वो मतलब हम लोग कह सकते हैं। वाह, यहाँ ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा। तो ठीक है, एक और अब दूसरे सवाल पर आ जाते हैं सुश्रुत। और एक आपने बहुत ही अच्छा लेख लिखा था वाद विवाद की नैतिकता पर, और क्योंकि आजकल सब लोग व्हाट्सएप पर वाद विवाद करने में ही लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वाद विवाद की नैतिकता पर आपने लिखा था कि जो असहमति पर सहमति जताना है वो एक बेहतर तरीका है किसी विवाद को खत्म करने का। तो क्या तर्क है इसके पीछे और उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है? हाँ, तो हम लोग ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि जब भी हम लोग किसी वाद में फंसते हैं तो या तो एक वहां पे एक खामोशी आ जाती है क्योंकि मुझे पता नहीं कि उसको अभी क्या बोलना है, या ये खामोशी इससे भी आ सकती है कि मुझे अभी इतना गुस्सा आया है कि मैं दूसरे के साथ बात भी नहीं कर सकता। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। हाँ, तो ये जो रप्चर जिसको बोलते हैं कि हमारा जो संवाद है वो बिल्कुल टूट जाता है, तो ये टूटना मुझे लगता है कि पूरे समाज के लिए एक अच्छा सिम्टम नहीं है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हमने ये सोचने की कोशिश की थी कि जब ये संवाद जो है बीच में ही टूट जाते हैं तो वो क्यों टूट जाते हैं। तो वहां पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपने मेरे कुछ चरित्र के ऊपर आपने सवाल उठाए हैं, या मेरे जो कुछ मूल्य है वो जो है आपने खारिज किए हैं,
और इसीलिए मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। तो हमें लग रहा था कि जब भी कोई भी ऐसा मतलब विचार रखता है तो सबसे पहले आपके सामने वाले को एक तरह से नीचा दिखा रहे हो कि आपने मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं ये नहीं झेल सकता और इसलिए मैं ये वापस नहीं करना चाहता आपको, इसलिए मैं मतलब पीछे हट रहा हूं। दूसरा मतलब हमको लग रहा था कि इससे अच्छा ये है कि आप ये कहे कि देखो मैं अभी आपको इस तरह से समझा नहीं पा रहा हूं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहता हूं कि आप बेवकूफ हो या आपको समझ में नहीं आता। अभी हम लोग कहते हैं कि हम दोनों अपने अपने विचार अपने पास रखते हैं और जो आपने कहा कि हम लोग ये सहमत होते हैं कि हम लोग असहमत है, पर हम लोग हो सकता है कि कल परसों कभी ना कभी कुछ और नए मतलब हम लोग दावे लेके आए, कुछ नए सबूत लेके आए जिससे मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि मैं जो कह रहा था वो शायद सही था। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के बाद ये मेरे समझ में आया कि जो आप कह रहे थे वो शायद सही था। तो हम लोग बस ये एक छोटा सा हमारी ये कोशिश थी कि ये दिखाने की कोशिश करें कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ये रप्चर में ना पड़े या संवाद को रोके ना, बस उसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली मतलब उसको अगर रोक सकते हैं तो उसको दोबारा उसके मतलब सुलझने के चांसेस बने रहते हैं। पर जैसे आपने कहा कि हाँ, तो जैसे असहमति पर सहमति कहना एक अर्ध विराम लगाना है किसी चर्चा पर, लेकिन अगर आपने कह दिया कि यार अब तो तुझसे बात करना व्यर्थ है, तो वो तो पूर्ण विराम लग गया, फिर उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। बिल्कुल। और हमें ऐसा भी लग रहा था कि जब भी आप ऐसा लेते हैं तो आप अपने मतलब हमने ये मतलब फिलॉसफी में ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी, मतलब आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप भी गलत हो सकते हैं, तो जो दुनिया के बारे में आपका ज्ञान है वो भी गलत हो सकता है, ये हमेशा आपके जहन में होना चाहिए। और जब आप ये कहते हो कि कोई बिल्कुल जो है वो समझ नहीं पा रहा है और मैं तुमको समझा नहीं सकता, तो आपने ये ठान लिया है कि आप गलत नहीं है, अगर कोई गलत है तो वो ही गलत है। तो ये हमको लग रहा था कि ये मतलब शायद इतना सही जो है वो स्टैंड शायद नहीं है। ये बहुत अच्छी बात की सुश्रुत, पर आपको क्या लगता है समय के साथ एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? कभी कभी ऐसे लगता है कि कम हो रही है ना, और ज्यादा लोगों के पास मतलब इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वह जल्दी से अपने आप को किसी कोने में डाल देते हैं कि मैं ये वादी हूँ या वो उस तरह का वादी हूँ, और फिर हम लोग यही करते हैं कि एक दूसरे के वाद विवाद रप्चर ही हो जाते हैं हमारे। आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल। और ऐसा मतलब काफी लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का इसमें काफी हाथ है, क्योंकि फेसबुक के अगर आप एल्गोरिथम्स देखते हैं तो वो उसी तरह के आपको पोस्ट दिखाता है या न्यूज आइटम दिखाता है जो आपने पहले देखे। तो जिस तरह के आप न्यूज देखते हैं उसी तरह के और न्यूज भी आप पढ़ते जाते हैं, तो जिसको बोलते हैं कि वो बबल होता है या एक एको चेम्बर होता है, तो उसमें लोग और फंसते जाते हैं, तो आप दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। और ऐसा बोलते हैं कि इसको बिलीफ पोलराइजेशन कहते हैं, कि ध्रुवीकरण अगर आप बोलना चाहते हैं। तो जो मेरे विचार हैं वो और रेडिकल हो जाते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट का अगर आप दो पोल देखे पॉलिटिक्स में या सोशल में भी, तो जितना आप लेफ्ट में है ये सोशल मीडिया के यूज के बाद आप और लेफ्ट की ओर हो जाते हैं, ना कि बीच की ओर आते हैं। तो आपस में बात करना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि उसी बबल में या उसी आप कोने में आप और फंसते जाते हो, तो जहां से एंगेज करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, नहीं, इसका एक्चुअली मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ एक रिसर्च हुई थी रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर, और उन्होंने एक अच्छी फाइंडिंग पता की कि एल्गोरिदम का इतना बड़ा रोल नहीं था ध्रुवीकरण में। एक्चुअली एल्गोरिदम अगर आप चेंज भी कर दें तो भी लोगों की फिर भी एक भूख है कि वो अपने जैसे लोगों को ढूंढना चाहते हैं। तो वो एल्गोरिथम का हमें अक्सर लगता है कि ये सिस्टम में ही प्रॉब्लम है और इसलिए पर हो सकता है कि वह तो सिर्फ एक जरिया है और हम इंसानी तौर पर ही इस तरीके से सोचना चाहते हैं और अपने जैसे लोगों के बारे से और इंटरेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। मैंने भी वो रिसर्च देखा था, तो मुझे पता नहीं कि वो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो फेसबुक से कितना मिलता जुलता है या फेसबुक कुछ अलग कर रहा है, पर मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ।
पर ये अगेन फिर से वो जिसको बोलते हैं कि एग और चिकन का सवाल है कि पहले मैं उस तरह का था इसीलिए मैं ये चुना कि इसने मुझे मदद की ताकि मैं और हो गया। इस मामले में मुझे बस थोड़ा सा ये लगता है कि टेक्नोलॉजी का भी अपना एक जिसको बोलते हैं एजेंसी है या उसका एक अपना एक पावर है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमें एक तरह के एक्शंस करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता, ये शायद मैं थोड़ा नहीं मानूंगा। पर जैसे आप कह रहे थे कि पूरा जो है वो दबाव एल्गोरिदम पे या टेक्नोलॉजी पे डाल देना कि फेसबुक ही जिम्मेदार है हमारे आज के समाज के परिस्थिति के लिए, वो शायद थोड़ा एक्सट्रीम है। पर मुझे लगता है कि इसके बारे में और हम लोग जितना और समझेंगे वो शायद हमको समझ में आएगा कि वहां पे टेक्नोलॉजी का कितना रोल है और हमारे जो है सोचने की प्रक्रिया है वो कितने हद तक किसके लिए जिम्मेदार है। बहुत बढ़िया बात की सुश्रोत आपने। तो एक आखिरी मुद्दा है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, वो है ये पहचान का, और ये हम लोग सिटीजनशिप डिबेट के बीच में हैं भारत में भी। तो इसके ऊपर आपकी क्या सोच रही है? आपने फिलोसॉफिकल तौर पर आइडेंटिटी और ये सिटीजनशिप का जो चर्चा चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब अगेन बहुत ही मुश्किल सवाल है और इसके इतने पहलू है। पर मुझे यहाँ पे अमर्त्य सेन की आइडेंटिटी एंड वायलेंस, शायद उनकी एक किताब थी, वो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे हमेशा मतलब मदद मिलती है मुझे सोचने के बारे में उससे। तो वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना मैंने समझा है कि हमारी अलग अलग पहचान हो सकती है। तो आप या मैं एक भारतीय तो है, पर मैं एक इंसान भी हूं, मैं एक पर्टिकुलर भाषा बोलता हूं, एक पर्टिकुलर काम करता हूं, एक पर्टिकुलर तरह का सब्जेक्ट पढ़ता हूं। तो ये सारी अलग अलग मेरी पहचान है। अब इसमें से कोई भी एक पहचान जो है जरूरी नहीं है कि मेरे पूरे अस्तित्व को डिसाइड करे। ये मैं तय करता हूं कि कौन सा अस्तित्व मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा अस्तित्व जो मैं है बाजू में रखता हूं। तो जब मैं फिलॉसफी पढ़ रहा हूं तो मैं बहुत बार ये नहीं सोचता कि मैं महाराष्ट्रियन हूं या मैं कन्नडिगा हूं, तो वो जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी है वो बाजू में हो जाती है। पर मेरा जो ऐसा स्टूडेंट मेरी जो आइडेंटिटी है वो ज्यादा सामने आती है। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी आइडेंटिटी को जब आप दूसरे आइडेंटिटी के कंपैरिजन में ऊपर उठाते हो तो उसके अपने कुछ कॉस्ट होते हैं। और ऐसा कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जो पूरा फिक्स्ड है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो ये हमारे ऊपर है कि हम लोग उस आइडेंटिटी को कैसे समझे। तो एक जो है आइडेंटिटी के बारे में। दूसरा, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है कि आइडेंटिटी का होना या आइडेंटिटी असर्ट करना अच्छी बात है कि बुरी बात है। हमको सिर्फ ये बोलना चाहिए कि हम इंसान हैं या हम जीव हैं, या हमको ये बोलना चाहिए कि नहीं मेरी एक्स पहचान है या वाई पहचान है और मैं ये आगे दिखाना चाहता हूं। तो फॉर एग्जांपल दलित पॉलिटिक्स हो या जेंडर पॉलिटिक्स हो, वो आखिरी में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही है। तो ये उसके बारे में काफी डिस्कशन होता है कि ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। अच्छी बात इसलिए हो सकती है क्योंकि उससे आप ये कह सकते हो कि सॉलिडारिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ उनकी जो एक फ्रेंडशिप है, हाँ, तो वो बेहतर होता है और इससे उनको एक मोबिलाइजेशन के लिए उनको मदद मिलती है। तो हम लोग हर बार ये आप अगर आप देखें कि LGBTQ का जो मूवमेंट है उसमें आइडेंटिटी ने उनको बहुत मदद की है, क्योंकि उनको एक दिखता है कि अच्छा किसी और की भी ये समस्या है तो मैं और वो एक जैसे हैं, सो ऑन। पर बुरा इसलिए भी है क्योंकि जब भी आप आइडेंटिटी को असर्ट करते हो तो कुछ आइडेंटिटी जैसे मैंने कहा कि वो इग्नोर हो रहे हैं। और ये भी प्रॉब्लम है कि एक आइडेंटिटी को एक्सक्लूड करने के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत बार जब आप ये कहते हो कि मैं भारतीय हूं, वो भारतीयता तभी साबित हो सकती है जब आप ये दिखाओ कि कौन भारतीय नहीं है। तो जब आइडेंटिटी एक पूरी तरह से एक्सक्लूजन या अलग करने की एक टूल बन जाता है या एक जरिया बन जाता है, तो सब वहां पे शायद अमर्त्य सेन भी कहते हैं कि तब उस आइडेंटिटी के बारे में हमको बहुत गहरी तरीके से सोचने की जरूरत है। पर जब आप उसी आइडेंटिटी को लोगों को एक साथ लाने के लिए आप यूज करते हो, तो अगर आप ये कहते हो कि मैं एक इंसान हूं और इंसानियत के नाते मैं अफ्रीका में लोगों की मदद करूंगा, या मैं ईस्ट यूरोप में जो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वहां पे उनको मदद करने की कोशिश करूंगा, तो वो आप अपनी आइडेंटिटी को लोगों को शामिल करने में
यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो शायद आइडेंटिटी ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आइडेंटिटी के बारे में सोचना शायद थोड़ा और उपयोगी है, क्योंकि वरना ये इतना मुश्किल सवाल है कि हम लोग उलझते जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। और भारतीय पहचान तो रही है इस मुद्दे पर कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ लेकर चलना है, और इसीलिए हम लोगों की जो नेशनलिज्म है वह यूरोपियन नेशनलिज्म से काफी अलग रही है। लेकिन जब हम लोग बात आ जाती है सिटीजनशिप की, तो अक्सर पूरा विश्व तो नेशन स्टेट्स में विभाजित है, तो फिर हम लोग शायद वो आइडेंटिटी कि मैं भारतीय हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ, ये सबसे शायद लोग काफी उत्तेजित भी हो जाते हैं इस आइडेंटिटी को लेकर। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो है वो नेशनलिज्म से बहुत जोड़ा जाता है, ना कि जो एक्चुअल जो वहां पे लोग रह रहे। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि ये जो जमीन है ये 100 एकड़ की जमीन उन्होंने हड़प लिया है, दूसरे मतलब देश ने हड़प लिया है, वो हमको वापस चाहिए, तो एक तरह से आप ये भूल रहे हैं कि जमीन जो है वो इनएनिमेट है, मतलब उसमें कुछ भावनाएं जुड़ी नहीं हुई है, उसको दर्द नहीं होता। पर जो व्यक्ति उस जमीन में रह रहा है, आपके एक्शंस की वजह से उसको शायद दर्द हो सकता है, और आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप उसके प्रति एक जो सॉलिडारिटी है या जो इंक्लूसिवनेस है वो ज्यादा दिखाएं। तो नेशनलिज्म, जैसे आपने भी ये कहा कि नेशन का इसका स्टेटस है, वो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत रीसेंट आया है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिस की जब वो बात करते हैं, तो बहुत, अगर आप एक 500 साल 600 साल पहले जाएंगे तो फिर नेशन का क्या मतलब है ये फिलॉसफी में हम लोग पूछते हैं, और फिर नेशन किस से बनता है या उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर आप ऐसी मतलब सोचते हैं तो आपको दिखता है कि इतना आसान नहीं है नेशन को डिफाइन करना, और इतना आसान नहीं है तो उसके लिए लड़ना या उसके लिए मारना या उसके लिए लोगों को एक्सक्लूड करना किस हद तक जायज है, ये सवाल भी फिर से बनता ही है। बिल्कुल। और जैसे कौम, देश, राज्य, ये सब काफी अलग अलग चीजें हैं। एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, एक जोग्राफिक कॉन्स्ट्रक्ट है, एक पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, पर हम लोग काफी बार उन्हें एक साथ जोड़ देते हैं और फिर एक दूसरे से वाद विवाद करके वाद विवाद को खत्म भी कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सुश्रुत, ये तो बहुत अच्छी चर्चा हुई, हम लोगों ने आपसे काफी विषयों पर बात की। एक और बार पुलियाबाजी करेंगे किसी एक स्पेसिफिक इशू पर भी, लेकिन अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई दर्शन शास्त्र सीखने की कोशिश करना चाहता हो शुरुआत से, तो आप कुछ किताबें रेकमेंड करेंगे उनके लिए? बिल्कुल। एक अच्छा सोर्स है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज करके होते हैं, तो जो बहुत छोटी किताबें होती हैं, करीब 150-160 पेजेस की होती हैं, और उसमें माने जाने फिलोसोफर्स लिखते हैं, और वो बहुत एक इंट्रोडक्टरी जैसा नाम ही सजेस्ट करता है और बहुत अप्रोचेबल किताबें हैं। तो उसमें से फिलोसफी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, एथिक्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, और जितने भी मैंने बाकी ये फिलोसफी के अलग अलग कैटेगरीज बताए हैं उनके बारे में है, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा सोर्स है। दूसरा, आप वीडियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है या आपको लगता है कि उतना आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप कहीं पे भी सफर कर रहे हैं तो ये वीडियोस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो फिलोसफी के बारे में बात करते हैं। एक अच्छा जो मतलब काम हुआ है वो ये है कि माइकल सैंडल करके एक हार्वर्ड में प्रोफेसर है, तो उन्होंने उनका जो अपना एक कोर्स है, जस्टिस नाम है उस कोर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स जो है उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। तो वो उनका जो स्टाइल है वो भी बहुत एंगेजिंग है, तो वो भी लोग कर सकते हैं। और जो मूक्स कहा जाता है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, जैसे कोर्सेरा है या एडेक्स है, उसमें भी बहुत सारे फिलोसफी बेस्ड कोर्सेज हैं जहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स आके बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीजें आपको इंटरेस्ट है उसी से जुड़ी हुई फिलोसफी से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको साइंस से इंटरेस्ट है तो आप फिलोसफी ऑफ साइंस के बारे में देख सकते हैं, या आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो उसी से जुड़ा हुआ फिलोसफी आपको हमेशा मिल ही जाएगा। और एक बार वो आपको अच्छा लगने लगा तो आप थोड़ा सा और मतलब उसके आसपास के फील्ड्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं।
बहुत बढ़िया। तो सुश्रुत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपने शायद पहली बार दर्शन शास्त्र पर पुलियाबाजी हो गई, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत धन्यवाद प्रणय, बहुत धन्यवाद सौरभ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hi, I'm Satyajit. Hi, I'm Racheta. We are from the Open Library Project and we host a podcast called Paperback. Paperback is a podcast where we engage with stalwarts and experts from various industries, suggesting non-fiction titles that contributed to their journey in a big way. We've had guests like Anjali Raina, Dr. Marcus Rani, Dr. Swati Lodha, Ambi Parmeswaran, Apurva Damani, and many more on our show Paperback. Find new episodes every Wednesday on IVM Podcast app, website, or wherever you listen to podcasts. Hello, everybody. We have a brand new daily podcast we're working on with Bloomberg Quint. All you need to know provides the top news on business, markets, and the economy so that you can stay ahead of the curve. Tune in every morning on BloombergQuint.com, the IVM Podcast app, or wherever you get your podcasts from.